मैं सर्वप्रथम भारत की महनीय संस्कृति को प्रणाम करता हूँ। भारत के विराट गुरुकुलीय परंपरा को नमन करता हूँ। योग को ग्रंथ और गुफाओं से बाहर निकालकर जन जन तक पहुंचाने वाले योग ऋषि पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी माँ शारदा के वरद पुत्रों को, ज्ञान साधकों को प्रणाम करता हूँ और ज्ञान के इस मंदिर, इस पवित्र दिव्य परिसर को नमन करता हूँ। परम पूज्य स्वामी परमार देव जी जो पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और हमारे अग्रज वेद प्रकाश जी यहाँ उपस्थित हैं, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी पूज्य स्वामी परमार जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा के विषय में संकेत रूप में बिंदुओं की चर्चा की है और मुझे लगता है कि ये क्षेत्र जो मूलतः अन्य ऋषि परंपराओं का तो रहा ही है, हजारों साल बल्कि 1 लाख वर्ष पूर्व भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भीमबेटका, जिसका एक जीवंत उदाहरण है, सभ्यता और संस्कृति के उद्भव का भी क्षेत्र ये रहा है, मालवा क्षेत्र। और 11वीं शताब्दी के राजा भोज जैसे एक बहुत ही दूरदर्शी और परम विद्वान राज्य संचालन का भी क्षेत्र रहा है, जिनकी रचनाएं आज भी इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शोध का विषय है। आप सभी विद्वान हैं, आप जानते होंगे, चाहे वो युक्त कल्पतरु हो, चाहे समरांगण सूत्र हो, चाहे वह पतंजलि के योग दर्शन का भाष्य हो राजमार्तंड, चाहे वो खगोल विज्ञान का आदित्य प्रताप सिद्धांत हो, चाहे व्यवहार समुच्चय हो चाणक्य के अर्थशास्त्र की मीमांसा के रूप में। ये सारे ग्रंथों की चर्चा भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी विद्वानों में रही है और उनका उन्होंने अनुवाद करके भी बहुत कुछ सीखा है, पाश्चात्य यूरोप के लोगों ने भी। उस धरती के आप हैं, आपको प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े या भारतीय संस्कृति से जुड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आए हैं, भले ही संख्या कम हो, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक भारत की संस्कृति के प्रति प्रेम, लगाव और भारत को भारत बोध के साथ गढ़ने का एक पुरुषार्थी भाव है, तभी यहाँ अपना समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं। और चाहे वो डीएवी के लोग हों, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के लोग हों या अन्य संस्थाओं के लोग हों, बहुत ही लंबे कालखंड से शिक्षा के भारतीकरण के स्वर को मुखरता से उठाते रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए भी कदम उठाते रहे हैं, सार्थक दिशा में हमेशा चले हैं। इसलिए आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 1835 के उस एजुकेशन एक्ट का जो प्रभाव पड़ा भारत पर, उस प्रभाव को समाप्त करते हुए कैसे हजारों साल की अपनी सांस्कृतिक यात्रा से जोड़ते हुए और साथ ही 21वीं सदी का सामर्थ्य भी सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में, सभी डोमेन में दक्षता विकसित करने की एक जो चुनौती है किसी भी शिक्षा व्यवस्था के सामने, वो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जहां हम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, वहीं पर इस पर सवाल उठाते हैं लोग कि जब 20वीं सदी और 21वीं सदी में पूरी दुनिया पाश्चात्य यूरोप के, मैं इसको नव विज्ञान कहता हूं क्योंकि मैं मानता हूं और आप भी मानते होंगे कि प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा पूर्णतः वैज्ञानिक थी, उसमें कहीं अवैज्ञानिकता नहीं थी।
लेकिन ये जो पाश्चात्य यूरोप का जो नव विज्ञान का कालखंड है, 16वीं शताब्दी से जो प्रारंभ होता है, बहुत सारे लोग हम में से, आप में से भी ये कहते हैं, मैं गोष्ठियों में जाता हूँ, विचार करता हूँ, तो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और हम आधुनिक ही नव विज्ञान से जब हम अपनी जीवनचर्या को चला सकते हैं, इन दक्षताओं के अलावा हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अतिरिक्त पठन की या उसको आभ्यंतरीकरण करने की क्या आवश्यकता है, इंटरनलाइज करने की जरूरत क्या है, उसको एक सवाल उठाते रहते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों पर बहुत ही संक्षेप में आपसे चर्चा करूंगा, और ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि जो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में हमें विमर्श में आपके समक्ष कहना है, इसलिए उन बातों को हो सकता है कि आपको एक पृष्ठपेषण लगे, पुनरावृत्ति लगे। एक सवाल ये जरूर उठता है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा क्या है और प्राचीन ज्ञान परंपरा क्यों आवश्यक है, और प्राचीन ज्ञान परंपरा भारत के अगर बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में समाहित करना है, समावेशित करना है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि कहीं ऐसा स्वरूप तो नहीं होगा कि जिससे कि शिक्षा का जो एक आधुनिक स्वरूप है, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कॉम्पिटेंसी की बात करता है, तो कहीं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग प्रभावित तो नहीं होगी, या बच्चों पर कोई अतिरिक्त बोझ तो नहीं होगा, एक बर्डनिंग तो नहीं होगी। एक सवाल ये उठते हैं शिक्षा जगत में। लेकिन एक बहुत ही पृष्ठभूमि ये है कि अगर आप देखेंगे यूरोप को, यूरोप का कालखंड चौथी शताब्दी, जो ग्रीक फिलॉसफी और रोमन साम्राज्य से हटने के बाद एक जो नया कालखंड होता है, तो आप 11वीं शताब्दी तक पाएंगे कि उसको हम कहते हैं डार्क हिस्ट्री ऑफ यूरोप, और मूलतः 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी तो उनका पूर्णतः अंधकार का काल था। जंगलाना जीवन जीते थे अधिकांश लोग, क्योंकि ग्रीक यूनान की जो संस्कृति थी वो क्षीण हो गई थी, और एक नया दौर यूरोप के ही पाश्चात्य भाग में शुरुआत हो रही थी, करवटें ले रही थी, लेकिन कोई स्वरूप नहीं था उसमें। और उसी दौर में एक क्लाइमेट चेंज होता है, बर्फ पिघल जाती है काफी हिस्से में, और कृषि क्षेत्र बढ़ जाता है 12वीं सदी के प्रारंभ में। कृषि क्षेत्र बढ़ने के बाद यूरोप में कृषि कार्य गतिविधियां बढ़ती हैं, समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, एक नया सोशल स्ट्रक्चर, एग्रेरियन बेस्ड कृषि आधारित एक सामाजिक संरचना खड़ी होती है, एक फ्यूडलिज्म की तरह एक नई व्यवस्था वहां खड़ी होती है। लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही 1328 के आसपास फिर बर्फ बहुत सारे क्षेत्र को आच्छादित कर लेती है यूरोप के। उनके सामने एक नया संकट आता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र लगभग 1/3 कम हो जाता है। एक संकट आता है उनके सामने कि इस चुनौती से कैसे हम समाधान करें चुनौती का। तो उन्हें भी उस दौर में इतिहास साक्षी है कि अपने पुराने दर्शन की ओर मुड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी की ओर देखना शुरू किया कि क्या हमारे अतीत में इसी प्रकार के तर्क विमर्श, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण करने की कोई पद्धति थी क्या। तो उन्हें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, प्लॉटिनस, डेमोक्रिटस, ग्रीक यूरोप के अनेक फिलोसोफर्स सामने आते हैं, और उन दर्शनों के आधार पर एक यूरोप में एक नव जागरण का काल आता है, और उस नव जागरण के काल से ही प्रोटेस्टेंट की भी एक नई धारा आती है उनके बिलीफ सिस्टम में, और उसी के गर्भ से कृषि क्षेत्र में आई हुई चुनौतियों का सामना करते हुए मानव जनसंख्या की जिजीविका को बरकरार रखने के लिए विकल्प के रूप में
विज्ञान जो आधुनिक दिखाई पड़ता है उसी दर्शन के विचार के गर्भ से निकलता है। और इसीलिए उन्होंने उद्योगों की ओर ज्यादा ध्यान दिया और जो भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के रूप में उसको औद्योगिक क्रांति के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उनका, उसके जो प्रोडक्ट थे उनको बेचने के लिए उनको बाजार चाहिए था, क्योंकि पाश्चात्य यूरोप की जनसंख्या तो सीमित थी और सबकी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं थी, क्षमता भी नहीं थी आर्थिक। तो उन्होंने एक प्रारंभ किया, एक दूसरे देशों में उन उत्पादों के बाजार को ले जाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में जो कॉलोनाइजेशन हुआ, चाहे वो ब्रिटेन का हुआ, चाहे फ्रांस का हुआ, चाहे पुर्तगाल का हुआ, चाहे स्पेन का हुआ, चाहे हॉलैंड का हुआ, वो सभी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को लेके जाने वाले पहले कोई न कोई उस देश की एक कंपनी थी, जैसे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और उन लोगों ने व्यवस्था किया कि वहां की जो कंपनियां थी उनको सेना रखने का भी अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब वो जाएंगे प्रसार में किसी क्षेत्र में, तो पहले उन्हें उस टेरिटरी पर उद्योग प्रोडक्ट बाजार के माध्यम से घुसेंगे और धीरे धीरे उस पर अपना एक आधिपत्य जमाना होगा, ताकि बाजार सिक्योर्ड बाजार हो जाए, सुरक्षित बाजार हो, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो। उस रूप में उन्होंने प्रारंभ किया और उसी गति में हमारा देश भी उसी चपेट में आया। तो उसके लिए उन्हें चाहिए क्या था? युद्ध, क्योंकि जीतना था, कॉलोनी बनानी थी पहले, पॉलिटिकल डोमिनेंस। आप देखेंगे कि विज्ञान का उन्होंने दो ही जगह प्रयोग किया। आप जितने भी उनके सूत्र देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, तो या तो उन्होंने इंडस्ट्रियल इनोवेशन पर किया, औद्योगिक मशीनों के बनाने पर किया, या युद्ध के आर्सेनल बनाने पर किया, युद्ध की सामग्री बनाने पर किया। बल्कि जब हम हिस्ट्री को सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आज के इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि जो न्यूटन के जो गति के नियम की चर्चा होती है कि वो सेव देख करके और उसके मन में भाव आया कि कोई शक्ति होगी जो नीचे पृथ्वी खींच रही होगी, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया और गति का नियम उसने 3 बनाए। उसके विषय में भी जो नव उन्मेष आए हैं, नए जो शोध आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये गति के नियमों की खोज जो की गई वहां पर, वह युद्ध के प्रक्षेपास्त्रों के प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से ही ढूंढते हुए सिद्धांत की खोज हुई वहां, ये नए पाश्चात्य के इतिहासकार कहते हैं। और उनकी बात सच भी लगती है, क्योंकि ग्रीक और यूनान में या पाश्चात्य या पूर्वी यूरोप में हो सकता है गति का नियम कोई नहीं जानता रहा हो, लेकिन आप सभी विद्वान हैं, आप जानते हैं कि 2500 साल पहले इसी भारत की धरती पर महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन ने जो गति के न्यूटन के तीनों नियम हैं, उससे पूर्णतः उसी भाव को अपने गर्भ में समेटे हुए सूत्र वैशेषिक दर्शन में मिलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की भी पूरी भावभूमि वैशेषिक दर्शन में मिलती है। फिजिक्स के सब्सटेंसेस के एनालिसिस की जो बात होती है, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स रहा हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेशलाइजेशन था मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पहले। तो मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि इसी स्कूल शिक्षा पद्धति से पढ़ा था मैं भी, कि कोई वैशेषिक दर्शन भी है। यद्यपि जो परमाणुवाद के परमाणु के सिद्धांत की चर्चा में एक जगह एक वाक्य के रूप में जरूर दे दिया जाता है कि डाल्टन ने क्या जो परमाणुवाद की चर्चा करते समय कि महर्षि कणाद ने भी अणु परमाणु की कोई संकल्पना की थी, एक पंक्ति में दे दिया जाता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन की महनीयता कि पूरे विश्व में पदार्थ विज्ञान के विश्लेषण की पहली सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक का कोई एक ग्रंथ है तो वैशेषिक दर्शन है। ये मुझे भी नहीं मालूम था। नौकरी के दौरान कुछ आप जैसे विद्वानों से संपर्क में आने के बाद
मैंने जब वैशेषिक और न्याय दर्शन को पढ़ा तो मुझे लगा कि कितना बड़ा हमारी संस्कृति के साथ इस पाश्चात्य इतिहासकारों ने अपराध किया कि हमारे ऋषियों की हर प्रज्ञा को, हर शोध को उन्होंने अवैज्ञानिक घोषित कर दिया, और हम चूंकि उस पद्धति से दूर हो गए इसलिए हम उसको सामना भी नहीं कर पाए कि आप गलत बोल रहे हैं। तो यूरोप ने जो किया वो अपनी पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के आधार पर किया, और कितनी उनकी साजिश थी। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, हम लोग जब पढ़ते थे, अब तो शायद कुछ चेंज भी हो गया है, आता था कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। तो अमेरिका की खोज किया होगा क्योंकि वहां की संस्कृति दक्षिण अमेरिका में तो मिलती है नया संस्कृति, लेकिन जो नॉर्दर्न अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां की किसी प्राचीन संस्कृति के बोध कम मिलते हैं। एबोरिजिनल्स की थोड़ी चर्चाएं होती हैं इतिहास में, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया के प्राचीनतम 4 संस्कृतियों में से पहले से है, और उसमें भी समृद्ध, सबसे अधिक समृद्ध संस्कृति भारत की रही है। उस संस्कृति के किसी भूखंड के विषय में ये कहा जाए कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया, तो ये स्वयं सिद्ध करता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से यूरोप सेंट्रिक हो गई। हमारी जो शिक्षा की नाव ही थी, क्योंकि यूरोप के लिए भारत की खोज पाश्चात्य यूरोप के लिए भी, ग्रीक, यूनान, अरब, बेबीलोन, इजिप्ट, चाइना, ये लोग तो पहले से भारत से परिचित थे। सिर्फ ये जो नव विज्ञान के जो क्षेत्र थे, जिन्होंने पहली बार 16वीं शताब्दी के बाद एक सभ्य जिंदगी की ओर कदम उठाया था, उनके व्यापारिक बाजार के लिए जो खोज थी वो भारत को उन्होंने खोजा नौकायनों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि जो यूरोप भी आज विकसित दिख रहा है, उसने भी अपने संक्रांति काल में, संकट काल में अपने स्वयं की ज्ञान परंपरा की ओर देखा था, अभिमुख हुआ था, और उससे ही शक्ति ग्रहण करके, गौरव ग्रहण करके एक नए स्वरूप को गढ़ने के लिए और चुनौतियों को समाधानित करने के लिए पुरुषार्थ और दक्षता स्थापित की थी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे चाइना को, चाइना वैसे तो कहने के लिए साम्यवादी देश है भी, राजनीतिक रूप से पूर्ण साम्यवादी है, अधिनायकवादी तक की सीमा तक है, लेकिन जो कम्युनिज्म कहता है कि धर्म अफीम है, कार्ल मार्क्स, रिलीजन इज ओपियम, बिलीफ सिस्टम इज ओपियम, वह चाइना पूरी दुनिया में अपने कन्फ्यूशियस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए 392 केंद्र खोला हुआ है। ऐसे क्यों? उनकी अपनी शिक्षा व्यवस्था में कन्फ्यूसिज्म जो है, बल्कि नियो कन्फ्यूसिज्म, जो कन्फ्यूशियस के दर्शन और बौद्ध के दर्शन के बाद उसके जो सिंथेसिस से एक नया जो नियो कन्फ्यूसिज्म का प्रारंभ हुआ था वहां, बिलीफ सिस्टम का, उसके बारे में अपनी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, ताकि चीन के लोगों के बच्चों को अपने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव से जोड़ा जाए। आप रूस जो साम्यवादी देश है, लेकिन वहां के भी पाठ्य पुस्तकों में आपको उनके अपने न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट के जो मूल बिलीफ सिस्टम के जो सोल है, जो आत्मा है, उसके बारे में उन्हें जागृत किया जाता है। और कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी तमाम चर्चेज आपको रसा में दिखाई पड़ेंगी और संडे को लंबी कतारें दिखेंगी वहां। तो पॉलिटिकल सिस्टम में भले ही उन्होंने कोई आइडियोलॉजी अपनाई हो, लेकिन अपने अतीत से कटे नहीं, अपने अतीत के गौरव से जुड़े रहे, जड़ों से जुड़े रहे। जापान, जो आज दुनिया का बहुत ही चंद छोटा होते हुए भी एक महानतम राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित किया, और द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त होने के बाद भी कुछ ही वर्षों में खड़ा हो गया, उसने भी अपनी जड़ों से अपने को नहीं तोड़ा। और उसकी जड़ों क्या थी? सिंतोइज्म। अनेक बिलीफ सिस्टम आए होंगे,
अनेक प्रकार के आक्रमण, आघात प्रतिघात हुए, लेकिन जापान ने भी अपनी मूल संस्कृति को अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंग के रूप में रखा, अपनी ज्ञान परंपरा को जोड़े रखा, जिससे उनके अंदर एक गौरव का बोध रहा छात्राओं में। हमारे देश में जब भी भारत की ज्ञान परंपरा की बात होती है तो बहुत सारा एक बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ही प्रबल विरोध करना शुरू करता है कि आज उसको हम जान के भी क्या करेंगे। पहला सवाल उनसे मैं अक्सर पूछता हूं, आप सारे लोग तो मेरे विचार से सहमत हैं। जिन जिन संस्थाओं से मुझे बताया वेद प्रकाश जी ने जुड़े हैं, वो संस्थाएं पूर्व से ही महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो के दर्शन से पूरी तरह से आप्लावित हैं, अभिसिंचित हैं। तो उनके लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो उनके मन के में अंदर में आत्यांतिक रूप से ना हो। लेकिन आप अगर इसको विचार करें कि क्या यह ज्ञान परंपरा हमें अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता, क्या हमारी पहचान को स्थापित करने की, हमारी अस्मिता को स्थापित करने का मूलभूत आधार स्तंभ है। गर्व से हम कह सकते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के, भारत के हिस्से हैं, भारतीय संस्कृति के हिस्से हैं। ये तभी कह सकते हैं जब भारतीय संस्कृति के समस्त घटकों, अवयवों को, उसकी ज्ञान परंपरा को पूर्णतः आत्मसात किए हों, आप्लावित किए हों, अभियंत्रित किए हों। अन्यथा ये कहलाने के हम हकदार नहीं हो सकते, आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते। तो हमारी पहचान उससे जुड़ी हुई है। दूसरा एक सवाल कि संस्कृति क्या सिर्फ एब्रप्टली विड्रॉ की जा सकती है क्या? अगर आप किसी भी कल्चर को अचानक, अकस्मात उसकी जो सामाजिक प्रवाह है, जो उसका सांस्कृतिक प्रवाह है, उससे तोड़ दें, तो निश्चित रूप से हमारी जो कल्चरल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, सांस्कृतिक विकास का जो क्रम है, उसको एक बहुत ही गहरा आघात लगेगा। क्योंकि जब भी संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली बाय द सोसाइटी ओवर द टाइम। एक बहुत ही लंबे इतिहास और समय के अंतराल में विभिन्न समयों पर जो मानव की बौद्धिक उपलब्धियां होती हैं, उस यात्रा के दौर से जो विचार, जो परंपराएं, जो समाज का एक सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप गढ़ा जाता है, वही संस्कृति है। और उस संस्कृति में जड़त्व तो तब आता है जब हम समसामयिक अनुकूलन नहीं करते हैं। हम समसामयिक रूप से अगर जो बदलाव होने चाहिए, जो परिष्करण होना चाहिए, जो परिमार्जन होना चाहिए, जो परिवर्धन होना चाहिए, वो करने के लिए जब हम नहीं खड़े होते हैं, सचेत होते हैं, जागरूक नहीं होते, तब वो संस्कृति रूढ़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि क्योंकि वो कंजर्वेटिज्म के शिकार है। कंजर्वेटिज्म तो तभी होता है जब हम शाश्वत भावों को यथावत रखते हुए किसी भी विचार पद्धति के नाभिकीय तत्व को, न्यूक्लियस को यथावत रखते हुए उसमें आ रहे डिस्टॉर्शंस को, विकृतियों को, डेविएशंस को, विचलनों को समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करने में जब अक्षम होते हैं, तब कोई संस्कृति जड़त्व का रूप धारण करती है, रूढ़वादी होती है। अन्यथा संस्कृति का जो प्रवाह है, वह उस प्रवाह के साथ ही उसमें परिवर्तन, परिमार्जन होते हुए ही उत्कृष्टता हो सकती, प्रगति हो सकती है समाज की। जो समाज संस्कृति से जुड़ा नहीं होता, वो भी पिछड़ा हो जाता है, बिल्कुल अपंग हो जाता है। और जो समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यबोधों को समसामयिक परिस्थितियों में उसकी उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विश्लेषण, मूल्यांकन और आकलन करने की दक्षता खो देता है, वहां भी ठहराव आता है, वहां भी समस्याएं आती हैं। तो भारत सदियों से सातत्यता एवं परिवर्तन दोनों का एक बहुत ही मूर्त स्वरूप रहा है। सांस्कृतिक रूप में हमेशा बदलाव होते रहे। आप अगर देखेंगे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, वैदिक दर्शन, वेदों में भी संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यक उपनिषद, उसके बाद के कालांतर में आए हुए बौद्ध दर्शन,
समानांतर चल रहे जैन दर्शन या उसके गर्भ से वैदिक मान्यताओं के अनुरूप षट दर्शन या उसके बाद कालांतर में अन्य बिलीफ सिस्टम के साथ एसिमिलेशन के बाद उठते हुए मध्यकाल का 14वीं 15वीं शताब्दी 12वीं से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी का जो हमारा भक्ति काल सिख दर्शन या आदिवासियों का सरना दर्शन, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हमेशा ये आपको ताकत देंगे कि भारत की संस्कृति ने कभी जड़त्व का शिकार नहीं रही। जब भी उसमें समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप उसमें अनुकूलन करने की आवश्यकता हुई, कोई न कोई महानायक, कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर आया। दुर्भाग्य से हमें बाजार बनाने के लिए, हमें बाजार तक सीमित रखने के लिए, हमें एक राजनीतिक उपनिवेश के साथ साथ बहुत ही दीर्घकाल तक वैचारिक उपनिवेश बनाने के लिए जो एक सुनियोजित रूप से षड्यंत्र किया गया, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य इतिहासकारों, पाश्चात्य आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ताओं के माध्यम से एक बहुत ही अलग नैरेटिव गढ़ करके, एक दृष्टि गढ़ करके और उसी को शिक्षा में अनिवार्यता का आदेश पारित करके जो एक 1835 से प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसका विरोध महर्षि दयानंद ने भी किया पुरजोर ढंग से। और आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था, इस व्यवस्थाओं का। एक इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को अगर सामाजिक विकृतियां, कुरीतियां जो भी उन्हें अनुभूति हुई, जो भी पीड़ाएं हुई, उस पीड़ाओं का समाधान उन्होंने इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में नहीं तलाशा, जबकि उनको बहुत प्रलोभन थे इस संदर्भ में। उन्होंने भी अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को तलाशा, अपने एंशिएंट विजडम को तलाशा कि क्या हमारे किसी बिलीफ सिस्टम में ये आवाज है कि नहीं, कि समानता की बात है कि नहीं, समता की बात है कि नहीं। तो उन्होंने जैसे बौद्ध दर्शन की ओर देखा, उसको गहराई से पढ़ा, तो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईसा शरणम गच्छामि, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। जबकि अंग्रेज पूरी तरह से गांधी से इनको अलग करने के लिए और इनको जिन्ना के रास्ते पर जाने के लिए बहुत ही पुरजोर प्रलोभन दे रहे थे अम्बेडकर को। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी भारतीय संस्कृति के उपासक थे और उन्होंने इसलिए उधर ही तलाशा कि अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा में तलाशा समाधान, बाहर नहीं।